Hello, good morning everyone. Myself Anurag Pandey, faculty of chemistry at Reliable Kota. I welcome you all for the video solutions of JEE Main September attempt. So here I will be dealing with the discussion of JEE Main paper which was held on 6th of September in the morning shift. तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के डिस्कशन पे चलते हैं हम. तो अगर सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आप सभी लोग यहाँ पे क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि आपसे पूछा गया है कि द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट इज. अब देखिए सबसे पहली बात करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की. ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? तो आप ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके पास कम से कम एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो. तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 1, तो आप सबसे पहले अगर डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो स्पेशली आप 4 सीरीज पढ़ते हैं, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज. अगर हम यहाँ पे एटॉमिक नंबर्स की बात करें तो सबसे लोवेस्ट एटॉमिक नंबर जो मुझे दिखाई दे रहा है इस ऑप्शंस में दैट इज 9 एंड द हाईएस्ट वैल्यू जो मैं यहाँ ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ दैट इज 72. तो आप अगर 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज भी आपने याद कर रखा है तो अपना काम हो जाना है. सभी को पता है अगर हम 3D सीरीज की बात करें तो 3D सीरीज स्टार्ट कहाँ से होता है? स्कैंडियम 21 से लेकर के ये जाता है जिंक 30 तक. नाउ 4D सीरीज की अगर हम बात करें तो जो 4D सीरीज है वो इट्रियम 39 से लेकर के कैडमियम 48 तक जाता है. नाउ अगली चीज अगर मैं 5D सीरीज की बात करूं तो सभी को पता है फर्स्ट मेंबर इज लैंथनम 57, द सेकेंड मेंबर इज हैफनियम 72 और ये हैफनियम 72 से लेकर के कहाँ तक जाता है? मरकरी 80 तक जाता है. अब यहाँ पे ध्यान से देखिए आप ऑप्शंस में. पहली चीज तो अगर 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं A, B, C और ऑप्शन नंबर D, तो आप पहले तो ऑप्शंस कट करिए. जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, ऐसे ये 1 2 3 4 करके दिया हुआ है ऑप्शंस, तो 1 2 3 4 ही हम ले लेते हैं और वहां से इसको सॉर्ट आउट करते हैं. सबसे पहली चीज जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है 9 तो कहीं भी लाइन नहीं कर रहा. 9 किसी भी एंगल से डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं हो पाएगा. 3 ऑप्शन कट कर दीजिए. नो अगली चीज ध्यान से देखिए, अगर मैं 21 से 30 तक जाता हूं तो 21 से 30 तक में मुझे वैल्यूज जो दिखाई दे रहे हैं वो 21 और 25 दिख रहा है जो कि ऑप्शन नंबर 1 में भी है. लेकिन ऑप्शन नंबर 1 कट आउट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि देखिए अगला जो दिया हुआ है जेड का वैल्यू इज 32 इन ऑप्शन नंबर 1, तो 32 तो कहीं भी यहाँ पे लाइन नहीं करने वाला, तो ऑप्शन नंबर 1 भी कट जाएगा. नाउ मूविंग टू ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 2 में 21 25, देखिए 21 और 25 इस रेंज में आ जाएगा क्या? तो 21 25 इस रेंज में आ जाएगा. तो पहला 2 तो हो गया. 42 है अगला. 42 देखिए 39 के बाद यहाँ 40 41 42 मॉलिब्डेनम 42 आ जाएगा. नेक्स्ट है 72 देखिए हैफनियम आपको दिख रहा है. यानी कि जो सेकंड ऑप्शन में वैल्यूज दिए हुए हैं 21 25 42 एंड 72, आप देख सकते हैं कि ये सभी के सभी जो हैं वो इस रेंज में लाई कर जा रहे हैं और साथ साथ ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स होने की. सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन. ना एक बार ऑप्शन नंबर 4 की भी बात कर लेते हैं. 4 में 37 दिया हुआ है. 37 कहीं भी यहाँ रेंज में लाई नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटिक यहाँ से आप कट आउट कर सकते हो. सो फॉर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर. नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. ये एक काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन आपको डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट से पूछा गया है. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्वेश्चन ऑप्शंस की बात 1 2 3 4, तो मुझे 4 एलिमेंट्स दिए हुए हैं. फर्स्ट वन इज डाइस्प्रोशियम, नेक्स्ट इज यूरोपियम, थर्ड वन इज सीरियम एंड फोर्थ वन इज टर्बियम. ना आपसे पूछा गया है इन चारों में से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है. ना सबसे पहले चीज़ बच्चों आप लोगों को यहाँ पे ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस 4 एलिमेंट्स. तो अगर डाइस्प्रोसियम की बात करो तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखते हो तो वो कितना आ जाएगा 4f10 6s2, यूरोपियम की 4f7 6s2, सीरियम की 4f1 5d1 एंड 6s2 एंड टर्बियम की 4f9 6s2. अब यहाँ पे देखिए अब अगर आप डाइस्प्रोसियम की बात करो तो आप यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, तो +2 भी जा सकता है, यहाँ से ही फिर इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, +3 तक भी जा सकता है, +4 भी जा सकता है. जनरली आपको पता है लैंथेनाइड्स के लिए +3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ज़्यादा नोन है, लेकिन +2 भी ये शो करते हैं. साथ साथ +4 भी कुछ एलिमेंट्स के केस में पाया जाता है. तो डाइस्प्रोसियम तो आपका +2 +3 +4 तक भी जाएगा. नेक्स्ट यूरोपियम की बात करूं मैं अगर, तो यूरोपियम में आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाला यहाँ से, जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकाला यूरोपियम +2 पे गया.
नेक्स्ट यहाँ पे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आगे स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। बहुत हद तक हम चाहें तो एक इलेक्ट्रॉन और मैक्सिमम ये निकाल कर हमें दे सकता है। तो ये जो है वो हमें सिर्फ +2 और +3 कॉन्फ़िगरेशन ये ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता हुआ पाया जाता है ना। सीरियम की बात करिए आप, यहाँ से सीरियम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल सकता है, एक यहाँ से निकल सकता है और एक यहाँ से निकल सकता है। तो सीरियम जो है वो +3 भी शो कर सकता है, +4 भी शो कर सकता है। तो ये तो जो है हमारा वो +4 शो करेगा ही करेगा, ये भी +4 शो करेगा ही करेगा। और टर्बियम की बात करो तो आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो, कॉन्फ़िगरेशन से क्लियरली दिख रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर मैं निकाल दूँ तो ये 4f7 तक चला जाएगा, जो कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हाईली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो +4 तो ये भी शो करेगा। लेकिन यहाँ पे यूरोपियम का कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो पा सकते हो वो यही 2 पा सकते हो, +2 +3, +4 इज नेवर पॉसिबल इन केस ऑफ यूरोपियम। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है जो कि डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछा गया है। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 3 में कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो आप देख सकते हो ऑप्शंस में जनरली एलॉयज़ के बारे में बात की गई है। तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 की मैं बात करूं तो लिखा है ब्रोंज जो है वो एलॉय है कॉपर और टिन का, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा बोल रहा है ब्रास के बारे में, बोला है कि ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल। नाउ ब्रास की अगर मैं बात करूं बच्चों तो ब्रास जो है वो एलॉय होता है कॉपर का और जिंक का। ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, बट ऑप्शन में लिखा हुआ है कॉपर एंड निकल, जो कि एक गलत स्टेटमेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा दैट विल बी योर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। ये आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखने को मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 7 ऑफ क्लास 12 केमिस्ट्री। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट बताए कौन सी है विथ रिस्पेक्ट टू डाई नाइट्रोजन। अब देखिए बच्चों, अगर मैं डाई नाइट्रोजन की बात करूं N2, तो सभी को पता है इट इज हैविंग N ट्रिपल बॉन्ड। नाउ इस बॉन्ड की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो बहुत हाई होती है एंड इट इज अराउंड 941.4 किलोजूल पर मोल। अब सोचिए, क्या इसको तोड़ने में हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी? तो हाँ, इट विल बी हैविंग अ वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, और इसी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की वजह से ये जो है वो इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में भी मदद करता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में ऐसा लिखा हुआ है, इट कैन बी यूज्ड एज एन इनर्ट डाइल्यूएंट फॉर रिएक्टिव केमिकल्स। तो ये हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की होने की वजह से ही ऐसी नेचर आ रही है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अगेन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो आप कह सकते हो कि क्वेश्चन डायरेक्टली कंसंट्रेशन टर्म्स से पूछा गया है, जिसमें सिंपल कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, उनके बीच के इंटर रिलेशंस आपको पता होने चाहिए, तो आप डायरेक्टली देख करके आंसर फिर से बता पाओगे। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सबसे पहले मुझे C2 की बात की गई है सेकेंड कंसंट्रेशन की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो C2 होगा कंसंट्रेशन फॉर द सॉल्यूशन 2 वो किसके बराबर होना चाहिए? तो क्या आप ऐसा कह सकते दैट शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। सिंपल मोलैरिटी के डेफिनेशन के बेसिस पे बात कर रहे हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। अब यहाँ पे बच्चों C2 को आप ऐसे तोड़ सकते हो क्या? सेकेंड सोल्यूशन के रेस्पॉन्डिंग जो मोल्स है वो क्या है? N2 है ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन सभी को पता है, मास ऑफ द सोल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होती है ना। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन शुड बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ना। सोल्यूशन का मास आप कैसे निकाल सकते हो? क्या सोल्यूशन का मास ऐसे निकलेगा, N1 M1 प्लस N2 M2, ये हो गया मास ऑफ सोल्यूशन आपका, मास ऑफ सोल्यूशन। और अगर मास ऑफ सोल्यूशन को अगर आप डेंसिटी से डिवाइड कर देते हो तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में, और 1000 से आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो कुछ इस तरीके से ना। इसको आप रीअरेंज करके क्या ऐसा लिख सकते हो, देखो तो N2 डिवाइडेड बाई, अब इस दोनों में से आप N2 से दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या ये ऐसा हो जाएगा N1 बाई N2 इंटू M1 प्लस M2, और ये जो आपका D है उस D को उठाकर आप ऊपर ले जाओ, D इंटू 1000, ऐसा हो गया ना। इसके बाद अब हमें ऑप्शंस ध्यान से देखने होंगे कि ऑप्शन में क्या पूछा गया है। तो ऑप्शन में एक टर्म आपको मोल फ्रैक्शन भी दिखाई दे रहा होगा सेकंड कंपोनेंट का ना। एक चीज़ बच्चों, अगर आपने इसको N2 से डिवाइड करा है तो यहाँ से आप ऐसा कर सकते हो
कि जैसे N2 से यहाँ डिवाइड किया, N2 से यहाँ डिवाइड किया, तो N2 से आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा ना, ताकि इसमें कोई चेंज ना आए। तो यहाँ पे आपको N2 टर्म लिखना भी पड़ेगा ताकि यहाँ पे कोई चेंजेस आपको देखने को ना मिले। अब यहाँ से देख सकते हो N2 ऊपर और नीचे N2 जो है वो कैंसिल हो गया है। तो C2 इज इक्वल टू फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, वो बच रहा है D इंटू 1000 डिवाइडेड बाई N1 बाई N2 इंटू M1 प्लस M2, ऐसा कुछ बच रहा है। नो ऑप्शन अगर मैं देखूं तो ऑप्शन में मुझे N1 और N2 करके कुछ दिख नहीं रहा, मुझे मोल फ्रैक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे पैरेलली आपको एक काम कर लेना चाहिए। सभी को पता है कि मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का, क्योंकि हम सेकंड कंपोनेंट की ही बात कर रहे हैं, किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है, उस कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। क्या हम ऐसा लिखते हैं? नो इसको रीअरेंज करो आप इस तरीके से ताकि आपको N1 बाई N2 का रेशियो मिल जाए। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1 बाई x2 इज इक्वल टू N1 प्लस N2 बाई N2 मिल जाएगा क्या मुझे ये? नो यहाँ से 1 बाई x2 इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख सकता हूँ N1 बाई N2 प्लस 1। देयरफॉर यहाँ से बच्चों आप देख सकते हो कि N1 बाई N2 जो है वो आपको 1 बाई x2 माइनस 1 दिख रहा होगा। नो आप यहाँ पे आसानी से इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो इसको तसल्ली से यहाँ सब्स्टिट्यूट करिए। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आप यहाँ देखिए कि क्या हो रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो D इंटू 1000 N1 बाई N2 के जगह पे 1 बाई x2 माइनस 1 इंटू M प्लस M2 कर दीजिए। नो इसको आगे फर्दर सॉल्व करिए तो यहाँ x2 जो है यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा और x2 डिनोमिनेटर वाला जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो x2D इंटू 1000 डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आ जाएगा देख सकते हो आप, 1 माइनस x2 इंटू M1 प्लस M2। क्या कुछ ऐसा हो जाएगा ये? नो यहाँ पे M2 के साथ बेटर होगा कि इसको एक स्टेप और हम पीछे लेके चलें। ये x2 को अभी इधर ही रहने देते हैं और यहाँ रख देते हैं, ठीक है। नो इसको जब आप रीअरेंज करोगे तो एग्जैक्टली आपको ऑप्शन नंबर 4 दिखाई देगा। कैसे? x2 ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x2D इंटू 1000 बाई 1 माइनस x2 M1 प्लस M2। अब यहाँ पे ये जो x2 जब वो ऊपर लेकर जाओगे तो x2 को आपको इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, M2 से भी। तो जब आप रीअरेंज करोगे तो एग्जैक्टली बच्चों आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है वो दिख रहा होगा। तो इसमें बस यही करना है कि बेसिक बातें तो हमने अप्लाई कर दी, आपको ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए देखने ही पड़ेंगे और ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन तक फाइनल आंसर हमारा जा रहा है। सो आफ्टर रीअरेंजिंग दिस, एक स्टेप और आप अगर रीअरेंज करते हो, जो मैंने कहा कि इस यहाँ पे एलसीएम लीजिए, XM2 करिए, नीचे टोटल x2 आएगा, ये x2 को आप ऊपर ले जाइए, x2D इंटू 1000 डिवाइडेड बाई, रीअरेंज करके देखिए आपको ऑप्शन नंबर 4 दिख जाएगा। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 हम डिस्कस करते हैं इसका। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दे रखा है CH CS3 और यहाँ पे OSO2 और ये CS3 दे रखा है। और यहाँ आपके सामने लिख रखा है बच्चों यहाँ पर टर्शी बुटॉक्साइड। देखिए TBUOK, ये बेटा टर्शी बुटॉक्साइड है। अब आपको पता है बच्चों टर्शी बुटॉक्साइड बल्की बेस है, तो बल्की बेस E2 कराता है, अल्फ़ा बीटा, और ये बच्चों हॉफमैन एल्कीन बनाता है। तो लेस क्राउडेड से हम इसमें हॉफमैन एल्कीन बना देंगे। इसको हम ऐसा कर लेते हैं CS3 CH डबल बॉन्ड CS2। बच्चों यहाँ से H जाएगा और यहाँ से ये वाला पूरा लिविंग ग्रुप के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। इसके बाद का जो स्टेप दे रखा है बच्चों हमें, वह दे रखा है O3S2O2 ओजोनोलाइसिस कराना है। कौन सा वाला कराना है बच्चों? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, क्योंकि इसमें जिंक एब्सेंट है। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस में बच्चों ये वाला तो जो है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है और ये वाला हमारे पास बच्चों फॉर्मिक एसिड बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए अगेन काफ़ी सिंपल सा सवाल आपको सरफेस केमिस्ट्री से पूछा गया है, मिशेल्स वाले सेक्शन से। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आप लोग पढ़ते हो कि मिसल्स के बारे में, कि मिसल एक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लोअर कंसंट्रेशन पे नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट जैसे ही हाई कंसंट्रेशन पहुँचती है, हाई कंसंट्रेशन पे दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ कोलाइड्स, कोलाइडल बिहेवियर शो करते हैं। नो कोलाइडल बिहेवियर शो करने के करस्पॉन्डिंग मिसल फॉर्मेशन जो होती है
वो दो कंडीशंस के रिस्पेक्ट में होती है। फर्स्ट कंडीशन जो होती है वो होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, और दो सेकंड कंडीशन जो इसको सेटिस्फाई करनी होती है दैट इज सीएमसी, क्रिस्टल मेटल कंसंट्रेशन। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। हमें सीएमसी की बात नहीं करनी है, हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है क्राफ्ट टेम्परेचर क्या होता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसा कुछ बोला गया है कि क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर। नो, क्राफ्ट टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग में बात करूंगा, लेकिन पहले आपको मिसल के बारे में थोड़ा बताऊं कि मिसल फॉर्मेशन को लेकर के। तो देखो, एक कंटेनर में मान लेते हैं कि हमने इस तरह से डिस्पर्स्ड फेज लिया हुआ है और डिस्पर्शन मीडियम लिया हुआ है। तो मान लीजिए कि मैंने सोप लिया है, सोप का मॉलिक्यूल यहाँ पे कुछ इस तरीके से लोअर कंसंट्रेशन पर प्रेजेंट है। जैसे ही इसमें थोड़ा आप और सोप ऐड करोगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन से कंसंट्रेशन ऊपर जाएगी और साथ साथ एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कंसंट्रेशन जाएगी, तो उस सिचुएशन पे ये जो है वो कोलाइडल बिहेवियर शो करने लगेगा और मिसल का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहाँ पे मिसल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो मिसल का फॉर्मेशन हुआ है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होता है, और उसी टेम्परेचर को बच्चों हम क्या कहते हैं, दैट इज ओनली कॉल्ड एज क्राफ्ट टेम्परेचर। तो आप अगर इस क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शंस पढ़ेंगे तो आपको ऑप्शंस में क्लियरली दिखाई देगा दैट क्राफ्ट टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव विच फॉर्मेशन ऑफ मिसल टेक्स प्लेस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा जा रहा है, तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 में एग्जैक्टली यही बात कही गई है जो हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करी है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 जो देखो दे रखा है, ये एथीन पॉलीमराइज इन प्रेजेंस ऑफ जिग्नन आटा कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर। देखिए बेटा, एथीन ये होता है, जिग्नन आटा कैटलिस्ट क्या होता है बच्चों, R3Al प्लस TiCl4। इसकी प्रेजेंस में इसका जो है पॉलीमराइजेशन हो जाता है, तो पॉलीमराइजेशन से ये बनता है, ठीक है। ये बच्चों हेट्रोजीनस कैटलिस्ट है। इसके लिए बच्चों हाई टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है हमें, हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्टेटमेंट 1 बोल रहा है, स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। अब स्टेटमेंट 2 बोल रहा है बच्चों, हाई डेंसिटी पॉलीमर आर क्लोजली पैक्ड एंड केमिकली इनर्ट। बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि इसमें ना क्लोजली पैक्ड होगा तो हाईली इनर्ट होगा। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 1, 2 का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट वर्क टू क्वेश्चन नंबर 9। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अगेन एलिमेंट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पूछा गया है आपको कि आपको 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज NiCO4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ, ज्योमेट्री भी बता दी गई है क्वेश्चन में। MnBr4-2 टेट्राहेड्रल, NiCl4-2 tetrahedral, and again fourth option NiCN4-2 square planar। now बच्चों आपको इसमें पूछा गया है कि कौन से स्पीसीज के लिए स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू 5.9 बोर मैग्नेटॉन होगा। नाउ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट सभी को पता है कि कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग दिस फॉर्मूला, μs is equal to √n into n+2 बोर मैग्नेटॉन। नाउ अगर मुझे इन कंपाउंड से करस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का आइडिया लग जाता है तो क्या मैं इस पर सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकता हूँ, और जिस स्पीसीज के लिए वैल्यू 5.9 आ जाएगी वही हमारे लिए आंसर हो जाएगा हमारा। नाउ आप यहाँ पे चेक करो, NiCO4 टेट्राहेड्रल बोला है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, निकल यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप हो जाएंगे, तो इस केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा बच्चों, 0। यानी ऑप्शन नंबर 1 तो मेरा आंसर कभी भी नहीं हो सकता है। नो, दूसरा MnBr4-2, देखो ये वीक फील्ड लिगैंड है ना, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के साथ है, और Mn के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, तो क्या ये D5 3D5 कॉन्फ़िगरेशन के साथ होगा। नाउ D5 आप सोचिए, Br वीक फील्ड लिगैंड है, क्या इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग कभी भी होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग कभी भी नहीं होगा, तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको इस केस में देखने को मिलेंगे। देयर विल बी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फॉर दिस कंपाउंड MnBr4-2। नाउ NiCl4-2 है, अगेन इट इज अ वीक फील्ड लिगैंड, निकल फिर से +2 पे है, यहाँ पे ये आपका 3D8 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाउ D8 Cl वीक फील्ड लिगैंड है, जब कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो आप पाओगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे होंगे बच्चों, n is equal to 2। नाउ मूविंग टू ऑप्शन नंबर 4, Cn -1 पे होता है, -2 यहाँ पे है, फिर से निकल +2 पे आएगा, इट विल बी अगेन हैविंग 3D8 कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन इस दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि Cl वीक फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी, इसलिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको दिखेंगे, और इस केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो जाएगी और आपको एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलेगा।
ना आप एक बार वैल्यूज़ n की वैल्यूज़ पुट करके यहाँ चेक करो, तो जब बच्चों यहाँ पे n इज इक्वल टू 5 आप रखोगे, तो जैसे ही n इज इक्वल टू 5 रखोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू एस एज √135 बोर मैग्नेटॉन विच इज़ नियरली इक्वल टू 5.9 बोर मैग्नेटॉन। तो आपको क्लियरली यहाँ से दिख सकता है कि आपका ऑप्शन नंबर 2 इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट बच्चों, द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन का हम मेजर प्रोडक्ट बनाते हैं बच्चों। बच्चों ये देखिए, ये जो आपके पास कंपाउंड दे रखा है, इस पे रिएक्शन है बच्चों Hg+2 और H+, मतलब हमें ऑक्सीमर्कुलेशन कराना है बच्चों एल्काइन का। बच्चों अब देखो ऑक्सीमर्कुलेशन क्या होता है। ऑक्सीमर्कुलेशन में वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होता है मार्कोनिहोफ रूल के अकॉर्डिंग, तो इसमें वाटर मॉलिक्यूल जोड़ सकते हैं मार्कोनिहोफ रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए बच्चों, ये वाला NO2 कौन सा ग्रुप है, -M, और ये वाला कौन सा है बेटा, ये +M है। तो बच्चों जो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन है उसे +M ग्रुप स्टेबलाइज करता है। तो बच्चों यहाँ पे हम यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देते हैं। ये ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, यहाँ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने H ऐड किया, यहाँ OH ऐड किया। अब बच्चों डबल बॉन्ड और OH एक ही कार्बन पर है, तो हम इसका टोटोमर बना दें, इसमें टोटोमेरिज्म करा दें। अब यहाँ मैंने OH क्यों जोड़ा है, क्योंकि यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन वाला पार्ट ज़्यादा स्टेबल है। अब टोटोमेरिज्म कराओगे, वैसे ही आपको यहाँ अपना आंसर मिल जाएगा बच्चों। ये आपका जो है फाइनल आंसर आ गया टोटोमर कराते ही। अगर आप इसमें ऑप्शन देखेंगे बच्चों, तो इसमें जो है वह थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, मतलब इसमें जो 3 नंबर वाला ऑप्शन है वह करेक्ट है बच्चों। नेक्स्ट टू क्वेश्चन नंबर 11 अगेन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल एलिमेंट्री है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शंस अगर आप देखो तो केपी और केसी के बीच में कुछ रिलेशन को लेकर के बात की गई है। तो बच्चों आप लोग सभी लोगों को पता होगा ये रिलेशन, केपी और केसी के बीच कुछ ऐसा रिलेशन होता है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू RT का पावर del Ng। Now del Ng क्या है, तो del Ng is basically what, this is the difference in the stoichiometric coefficient of the gaseous product and the gaseous reactant। अब यहाँ पे आप एक बार del Ng निकालने की कोशिश करो। जब आप del Ng इस रिएक्शन में कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं 1.5 है, तो ये वैल्यू कितनी आगे आ जाएगी आपकी, -½ आ जाएगी। यस और नो। नो del Ng इज -½ अब आप इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो। जब इसको पुट करोगे तो Kp इज इक्वल टू KC इंटू RT का पावर क्या हो जाएगा, ये -½ हो जाएगा। नो अब हम ऑप्शन देखें तो मेरा कोई भी ऑप्शन इस फॉर्मेट में मुझे नहीं दिख रहा, तो इसको कैसे लिखें जो मुझे ऑप्शंस की करस्पॉन्डिंग फॉर्मेट दिख जाए। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, Kp इंटू RT का पावर ½ इज इक्वल टू KC। नाउ आप देख सकते हो क्लियरली आपको ऑप्शन नंबर 4 इस फॉर्मेट में दिख रहा होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। अगेन बहुत एलिमेंट्री क्वेश्चन आपको पूछा गया है फ्रॉम आयनिक इक्विलिब्रियम। आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है 4 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। एक्वस सॉल्यूशंस आप एज्यूम कर सकते हो 0.01 m HCl, 0.0 1 m NaOH। थर्ड ऑप्शन में देखिए 0.01 m सोडियम एसीटेट, और फोर्थ ऑप्शन में पूछा गया है 0.01 m NaCl। नो बच्चों यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है क्या है कि यू हैव टू अरेंज ABCD इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग POH वैल्यूज। ध्यान रखना है POH वैल्यू के डिक्रीजिंग ट्रेंड में आपको इसे रीअरेंज करना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले तो सभी के POH निकालते हैं, फिर अपने आप हमें दिख जाएगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या है। तो 0.01 m HCl दिख रहा है, यहाँ से आपको ये पता चल गया एग्जैक्टली कि H+ कंसंट्रेशन आपकी 10⁻⁻² होनी है, जिसके करस्पॉन्डिंग अगर आप pH की बात करो तो pH 2 हो जाएगी, और अगर आप POH की बात करते हो तो यहाँ पे POH बच्चों आपको कितना दिख जाएगा, 14 में से घटा दीजिए तो द वैल्यू विल बी 12। यानी फर्स्ट ऑप्शन के लिए POH की वैल्यू आपकी 12 आ रही है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे NaOH बेस दिया हुआ है, तो OH माइनस कंसंट्रेशन बच्चों हो जाएगा 10⁻², जिसके बेसिस पे POH की वैल्यू एग्जैक्टली आपको कितनी दिखाई देगी, 2। तो अब यहाँ से मार्क करते जाओ, POH का वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन के लिए 12 है, सेकंड ऑप्शन के लिए 2 है। थर्ड ऑप्शन में देखिए यहाँ पे थोड़ी बात अच्छे से आपको समझनी पड़ेगी। आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर सभी लोगों ने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ा होगा, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सोडियम एसीटेट में वी हैव
एसिटेट आयन एंड वी हैव Na+. Na+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, क्यों? इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस. नाउ एसिटेट आयन का हाइड्रोलिसिस पार्शियल होगा बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ वीक एसिड. इट विल गिव यू व्हाट? It will give you acetic acid and will release OH-. इस OH- आयंस के आने के वजह से ये जो सॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा? आपका बेसिक हो जाएगा. अगर बेसिक सॉल्यूशन है बच्चों तो pH की वैल्यू जो होगी, कि आप कह सकते हो कि इस सॉल्यूशन के लिए pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी. ना pH की वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी, दैट मीन्स POH की वैल्यू क्या होगी? क्या वो 7 से कम होगी? अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी जानते हो कि वो कितनी होगी, आप अंदाज़ा तो लगा ही सकते हो ना, 7 से कम होनी है. नो, NaCl ये एक सॉल्ट ऐसा है जिसमें कैटायनिक पार्ट और एनायनिक पार्ट दोनों, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट है. तो यहाँ पे NaCl की करस्पॉन्डिंग देयर विल बी नो हाइड्रोलिसिस, कोई हाइड्रोलिसिस नहीं होगी. तो इसके लिए द सॉल्यूशन विल रिमेन न्यूट्रल, और सिर्फ सॉल्यूशन न्यूट्रल रहेगा तो pH की बात करें या POH की बात करें बच्चों, वो कितनी हो जाएगी? 7. ना आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर मैं डिक्रीजिंग ट्रेंड अगर मैं ढूंढूं तो सबसे ज़्यादा मुझे POH की वैल्यू ऑप्शन नंबर ए में दिख रही है. तो मैक्सिमम विल बी फॉर ए. नाउ ए से कम किसका होगा? तो सेकंड वैल्यू देखिए आप थोड़ी, यहाँ पे ए से कम, यहाँ पे आपको 7 दिख रहा होगा, 12 से कम 7 है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर मतलब ये जो है डी नंबर कंपाउंड आ जाएगा. नाउ इसके बाद डी के बाद देखिए कि डी से छोटा कौन है. नाउ डी से छोटा तो ये वैल्यू मैंने देखा 7 से कम है, और ये तो एग्जैक्टली 2 है ना. 7 से कम कितनी है? जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये नियरली जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू एग्जैक्ट निकल कर आती है वो लगभग 5.65 के आसपास आती है, अगर आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज़ करके इसको कैलकुलेट करते हो तो. अब एग्जैक्टली यहाँ पे सी आ जाना चाहिए, और सबसे छोटी वैल्यू आपको यहाँ पे एग्जैक्टली दिख रही है, दैट इज 2. वो किसके लिए है? बी के लिए है. तो ये ट्रेंड आप देखिए, आपको किसी ऑप्शन में दिख रहा है. दैट इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, द प्रेजेंस ऑफ सोडियम फ्लोराइड आयन अप टू 1 ppm कंसंट्रेशन ड्रिंकिंग वाटर. बेटा ये सोडियम फ्लोराइड होता है और ये 1 ppm है वाटर में. तो सोडियम फ्लोराइड वाटर में क्या करेगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पढ़ते हैं. हार्मफुल टू बोन्स नहीं, हार्मफुल टू टीथ नहीं बेटा, सेफ फॉर टीथ बिल्कुल सही है. जो सोडियम फ्लोराइड होता है वो अपने टीथ के लिए जो होता है बच्चों सेफ होता है. हार्मफुल टू स्किन ये भी गलत है. तो इसका बच्चों जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं बच्चों. कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस. ये आपको रिएक्शन सीक्वेंस दे रखा है. ए यहाँ दे रखा है बच्चों C7H14. इसका बच्चों ओजोनोलाइसिस कराना है. जानते हो बच्चों ओजोनोलाइसिस क्या होता है? डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, उसके बाद बच्चों यहाँ B और +C कंपाउंड बन रहे हैं. अब B कंपाउंड के बारे में बच्चों क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है बच्चों? वो दे रहा है कि ये I2NaOH के साथ येलो प्रेसिपिटेट देता है, और दूसरा दे रहा है बच्चों Ag2O, मतलब ये टॉलेंस रिएजेंट है, इसके साथ ये सिल्वर मिरर कलर दे रहा है, सिल्वर मिरर. सी वाला जो है बच्चों, सी वाले में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि सी वाला जो है बच्चों यहाँ पे I2NaOH के साथ भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा, नो येलो प्रेसिपिटेट, मतलब ये I2NaOH के साथ प्रेसिपिटेट नहीं दे रहा. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ बच्चों डी बना रहा है. डी जो है वह एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl के साथ 5 मिनट में टर्बिडिटी देता है बेटा, 5 मिनट लगाता है. इसका मतलब ये है 2 डिग्री अल्कोहल है. इस पूरे सवाल को समझने की कोशिश करते हैं. जब भी इस तरह का सवाल दिया हो बच्चों हम इसका डी यू निकालेंगे. बताइए इसका डी यू कितना आया? 1. ओजोनलाइसिस डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, बी और सी. अब बी और सी के बारे में देखते हैं बेटा. बी आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, टॉलेंट टेस्ट भी दे रहा है. आइडोफॉर्म टेस्ट भी दे रहा है, टॉलेंट टेस्ट भी दे रहा है. मतलब टॉलेंट टेस्ट देगा तो मतलब एल्डिहाइड होना चाहिए. ऐसे एल्डिहाइड का नाम बताओ जो कौन सा टेस्ट दे. ऐसे एल्डिहाइड का नाम बताओ जो कौन सा टेस्ट दे. आइडोफॉर्म एसिटेल्डिहाइड. तो डेफिनेटली बच्चों ये जो होगा ये एसिटेल्डिहाइड होगा. अब बच्चों 7 कार्बन में से हमें एक फ्रेगमेंट पता लग गया, वह है 2 कार्बन एटम का. तो सी के बारे में बोल रहा है बच्चों, सी कोई ये हेलोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है तो नहीं दे रहा. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट के साथ रिडक्शन होगा बच्चों. ये देखो ये क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट का रिडक्शन करेगा तो एल्कोहल बनेगा. हमें ऐसा एल्कोहल बनाना है जो 5 मिनट में टेस्ट दे. मतलब ये जो डी है ये 2 डिग्री एल्कोहल होना चाहिए बच्चों. डी कौन सा एल्कोहल होना चाहिए?
2 डिग्री अल्कोहल होना चाहिए। तो 2 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए बच्चों यहाँ पे 7 में से हमारे पास 5 कार्बन बच गए। तो हम इसकी स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखिए ये ऐसा बनेगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन जोड़ो, यहाँ से बच्चों ये वाला जो स्ट्रक्चर आएगी वो आएगी एक ही, ठीक है, एक ही स्ट्रक्चर आ जाएगी। तो एक ही स्ट्रक्चर आ गई, यहाँ से बी की स्ट्रक्चर जो है ये आ गई, और सी की स्ट्रक्चर बच्चों ये वाली आ जाएगी आपके पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब बच्चों मैं यहाँ क्यों नहीं रख सकता था कीटोन ग्रुप? अगर मैं यहाँ रखता तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देता, इसलिए यहाँ नहीं रख के मैंने बीच में रखा, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए मिथाइल कीटोन होना चाहिए। तो ये आपका ए हो गया। तो आप इसका आंसर देखेंगे बच्चों, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शंस में आपके पास, वह करेक्ट आंसर है बच्चों 2। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों जो दे रखा है वो दे रखा है आपको क्वेश्चन, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीकेबी वैल्यू। आपको बेटा पीकेबी वैल्यू बताना है। सबसे पहले हम ये 4 कंपाउंड को लिख लेते हैं। पीकेबी वैल्यू बताना है, मतलब बेटा ये जो क्वेश्चंस है वो बेसिक स्ट्रेन से रिलेटेड है। तो बेसिक स्ट्रेन के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? NH CH3 और यहाँ पे CN, NH CH3 और यहाँ पे बच्चों OH। तो बच्चों आप जानते हो PKB और KB में क्या रिलेशन होता है बच्चों? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसमें KB वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर इसका रिवर्स कर देंगे। तो देखिए ये है प्लस M ग्रुप। बेसिक नेचर को कौन से ग्रुप बढ़ाते हैं बेटा? प्लस M बढ़ाते हैं। ये आपको फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये 4, ठीक है। तो KB का ऑर्डर निकाल लेते हैं बच्चों। सबसे ज़्यादा कौन सा होगा? KB का ऑर्डर होगा फर्स्ट, फिर उसके बाद होगा बच्चों सेकंड। साइनाइड ये कौन सी पोजीशन पे? मेटा, तो यहाँ I लग रहा होगा, यहाँ पे भी -I लग रहा होगा, ठीक है। साइनाइड का -I ज़्यादा होता है, OH का -I कम होता है। तो -I ग्रुप बेसिक नेचर को बेटा कम करते हैं, इसलिए फर्स्ट, सेकेंड, 4 और थर्ड। ये बच्चों KB का ऑर्डर आया है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है PKB का ऑर्डर, तो PKB का ऑर्डर निकालोगे तो आप इसका रिवर्स कर दोगे बच्चों, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और ये 4 और ये थर्ड। तो ऐसा देखोगे तो आपको जो है ऑप्शन ए जो है आपका, वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। अगेन ये क्वेश्चन अगर हम बात करें तो आपको S ब्लॉक चैप्टर का ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, और क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो सल्फेट्स हैं, बेसिकली बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की बात की गई है कि इनके सल्फेट के सॉलिबिलिटी का ट्रेंड क्या होगा। तो अगर ऑप्शंस आप देखें तो ऑप्शंस में आपको कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, हाई या पुअर। तो अगर मैं सॉलिबिलिटी की बात करूं इन दोनों के करस्पॉन्डिंग, तो बच्चों इसमें आपने एक हाइड्रेशन एंथैल्पी करके एक पैरामीटर पढ़ा हुआ होगा, जिसमें आपने कुछ ऐसा पढ़ा होगा, डेल्टा H हाइड्रेशन जो होता है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज अपॉन साइज रेशियो के। नाउ अगर मैं सॉलिबिलिटी की बात करूं इन सल्फेट्स की, तो आप यहाँ से देख सकते हो बेरिलियम और मैग्नीशियम की रेस्ट ऑफ द मेंबर्स के कंपैरिजन में इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर मैं बात करूं तो साइज़ की वैल्यू क्या होगी? काफ़ी छोटी होगी। साइज़ कम होने की वजह से इनकी जो डेल्टा H हाइड्रेशन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? हाई। तो बिकॉज ऑफ द हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी दे विल बी हैविंग अ वेरी हाई सॉलिबिलिटी, इसलिए आप इसके करस्पॉन्डिंग भी कह सकते हो कि सॉलिबिलिटी हाई होगी, और इसके करस्पॉन्डिंग भी कह सकते हो कि सॉलिबिलिटी हाई होगी। तो दे बोथ आर रेडिली सॉल्युबल, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 17 है उसमें मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा है बच्चों इस वाली रिएक्शंस का। ये CH3 है, ये NO2 है, इस पर यहाँ इसने 2 इक्विवेलेंट जो है बच्चों वो HBr, 2 इक्विवेलेंट HBr के लिए बोला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल जो एल्कीन पर HBr का एडिशन मार्कोनियोफ रूल से होता है। तो कहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा बच्चों? यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो यहाँ कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा, तो बच्चों यहाँ भी R जोड़ दो। ये NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है बच्चों? -I और -M, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? -I -M से कार्बोकेटाइन दूर बनेगा, तो यहाँ पे आप PR जोड़ दो। ऐसा करोगे तो आपका जो ऑप्शन है वो सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। तो आप देख सकते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको
केमिकल इक्विलिब्रियम से पूछा गया है, स्पेशली एक हम सेक्शन पढ़ते हैं इसमें थर्मोडायनामिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके करस्पॉन्डिंग ये क्वेश्चन है जो कि अगेन बहुत डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ना आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 2 डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस दिए हुए हैं, आपको 2 K के वैल्यूज दिए हुए हैं क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स के, और डेल जी की वैल्यूज आपको इन दोनों टेम्परेचर्स के करस्पॉन्डिंग पूछी गई है, और साथ साथ आपको एंथैल्पी चेंज भी प्रोसेस का, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज भी प्रोसेस का पूछा गया है। नो बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप ऑप्शंस में देख सकते हैं, आपको डेटाज भी दिए हुए हैं कुछ, और जो डेटाज दिए हैं उसके बेसिस पे हमें चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही इंडिकेशन है इन वैल्यूज को लेकर के। तो सबसे पहली चीज, अब सभी लोग एक फॉर्मूला पढ़ते हो, डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 RT log KC। सभी बच्चों को ये फॉर्मूला पता होगा। नो, अगर मैं डेल जी की बात करता हूँ टेम्परेचर 1 पे, तो बेसिकली यहाँ पे आप पहले लिख लो एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पे पहले मैं डेल जी कैलकुलेट करने की बात करता हूँ, तो मैं इसको ऐसा सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ ना, माइनस ऑफ 2.303 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8.314 होती है, सभी को पता है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर आप इसको केल्विन में कैलकुलेट करो तो ये 298 हो जाएगी। नो लॉग, नो के का वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे 10 दिया हुआ है। नो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये वैल्यू जो है आपकी वो किस यूनिट के साथ आ रही होगी? जूल पर मोल के करस्पॉन्डिंग आ रही होगी। जब आप इसको फाइनली 1000 से डिवाइड कर दोगे, जब आप इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो फाइनली you will get the answer which is given in the option, that is you will get the value as, how much is the value given in options? So आप यहाँ से इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस ऑफ 5.71 किलो जूल पर मोल। नो ऐसा वैल्यू मुझे किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या? तो हाँ, बेसिकली ये मुझे देखने को मिल रहा है पर्टिकुलर ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 के करस्पॉन्डिंग। नो आगे के वैल्यूज और भी निकालने पड़ेंगे, तब हम जाके और कॉन्फिडेंटली कह पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा होगा। सेम एक्सप्रेशन यूज करके आप टेम्परेचर की वैल्यू एक बार 25 की जगह 100 डिग्री सेल्सियस लेकर भी इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं बच्चों बात करूं एट दिस 100 डिग्री सेल्सियस, नो सभी को पता है 100 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन हो जाएगा? क्या ये 373 केल्विन हो जाएगा? यहाँ पे भी डेल जी नॉट आप निकालिए यूजिंग द सेम फॉर्मूला माइनस ऑफ RT, और अगर आप यहाँ पे 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ln के जगह log हो जाएगा माइनस 2.303 RT log के। तो यहाँ पे एक बार भी सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए, माइनस ऑफ 2.303, R की वैल्यू 8.314, T कितना हो जाएगा? 373, और log क्या हो जाएगा बच्चों? 100, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू K2 का आपको कितना दिया हुआ है? 100। नेक्स्ट, अगेन ये वैल्यू आप किस में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जूल में, लेकिन आपको क्वेश्चन में अगर आप डेटास देखो तो किलो जूल में बात किया हुआ है, 1000 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल गेट द वैल्यू एज माइनस ऑफ 14.29 किलो जूल पर मोल। अब देखिए माइनस 14.29, अगेन हम अभी भी ऑप्शन नंबर 1 और 3 में सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हैं, हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, आगे डेल्टा एच भी हमें निकालना ही पड़ेगा। तो आप लोगों को बच्चों यहाँ तक में 2 बातें क्लियर हो गई होंगी, डेल जी की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होगी और डेल जी की वैल्यू हमारी 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी आने वाली है। तो दिस इज माइनस 14.29 एंड दिस इज माइनस 5.71 किलो जूल पर मोल। नाउ मूविंग टू द कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। नाउ सभी लोगों ने, सभी बच्चों को वेंट ऑफ इक्वेशन पता होगा। वेंट ऑफ इक्वेशन क्या होता है बच्चों? log K2 by K1 is equal to del H naught by 2.303 into R into 1 by T1 minus 1 by T2। ये एक्सप्रेशन सभी को पता होता है। नो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए आप, log K2, K2 कितना है आपका? 100, K1 कितना है बच्चों? 10 दिया हुआ है, del H naught आपको निकालना है। नो 2.303 इंटू आर की वैल्यू हमें पता है 8.314। नो T1 1 बाई T1 कितना होगा आपका? तो T1 अगर आप देखो यहाँ पे तो हमने अभी निकाला हुआ था, T1 केल्विन में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो दिस इज व्हाट? दिस इज 298 25 डिग्री सेल्सियस, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 373। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों आप तो आपको डेल एच नॉट का वैल्यू यहाँ से एग्जैक्टली मिल जाएगा एंड द वैल्यू विल बी 28.4
किलो जूल पर मोल। नाउ एक बार ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 3 में आपको क्लियरली दिख रहा होगा डेल एच नॉट का वैल्यू जो है किलो जूल के टर्म में 28.4, डेल जी का वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली दिख रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे -5.71 और 100 डिग्री सेल्सियस पे दिख रहा है -14.29। नाउ हम यहाँ से अब एग्जैक्टली कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा करेक्ट आंसर जा रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर 3, जिसमें कि ये तीनों कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। तो बच्चों आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपको केमिकल काइनेटिक्स से पूछा गया है, जो कि अगेन बहुत एलिमेंट्री केमिकल काइनेटिक्स से ये सवाल पूछा गया है। तो इसमें आप देख सकते हो कि लॉग रेट वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन कर्व प्लॉट किए गए हैं। ना आपको पूछा गया है ABCD के करस्पॉन्डिंग कि ऑर्डर का जो ट्रेंड होगा वो क्या होगा। आप ऑप्शंस में भी देख सकते हो, कोई पूछा गया है अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। नाउ ऑर्डर जो भी होगा रिएक्शन का उसका सीक्वेंस क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग हमें जवाब देनी है। तो सबसे पहली चीज़ लॉग रेट वर्सेस लॉग कंसंट्रेशन जो कर्व प्लॉट किया गया होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो बेसिक इक्वेशन होगी वो क्या होगी। तो सभी लोगों को ये पता है कि अगर हम रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो जो रेट होती है रिएक्शन की वो कुछ हम ऐसे लिखते हैं ना, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन का पावर N, ऐसा लिखा जाता है जनरल रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन का पावर N, वेयर N इज व्हाट, N इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ बच्चों अब यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे y एक्सिस पे लॉग रेट लिखा हुआ है और इधर लॉग कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। क्या इस इक्वेशन इस फॉर्मेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या हम दोनों साइड लॉग ले लें। जब आप दोनों साइड लॉग ले लोगे तो आपको दिखाई देगा लॉग रेट इज इक्वल टू लॉग K प्लस लॉग कंसंट्रेशन का पावर N। इसी एक्सप्रेशन को क्या आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, लॉग रेट इज इक्वल टू लॉग K प्लस लॉग कंसंट्रेशन, और यहाँ पे ये जो पावर में N है क्या ये N इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ कैन यू कंपेयर दिस विद द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। ये y हो गया आपका, ये log K आपका इंटरसेप्ट हो गया C, दिस N इज योर स्लोप एंड दिस इज व्हाट x इंटरसेप्ट यहाँ पर। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के करस्पॉन्डिंग आप देखोगे तो स्लोप आपको यहाँ पे m दिखाई दे रहा होगा, तो आप यहाँ पे मार्क कर लो कि जो स्लोप है आपका वो m है और वही आपका n है, दैट इज व्हाट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पे आपके कर्व्स बना के आपको क्वेश्चन में दिया हुआ, आप देख सकते हो क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ये सेम कर्व मैंने यहाँ पे भी प्लॉट कर रखा है। आप इस चारों में से देखिए तो सबसे ज़्यादा स्लोप किसका आ रहा है, तो आप देख सकते हैं D का स्लोप सबसे ज़्यादा है, उससे कम B का है, उससे कम A का है, और सबसे कम स्लोप बच्चों किसका है, तो सबसे कम स्लोप C का है। सो अगर मैं ऑर्डर को अरेंज करूँ इसके करस्पॉन्डिंग तो मैं क्या पाऊँगा, ऑर्डर फॉर D, या कह सकते हो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर दिस D पार्ट विल बी हाई, सबसे ज़्यादा इसका होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, फिर B दिखाई दे रहा है, B का स्लोप उससे कम है, उससे कम A के लिए है, और सबसे कम बच्चों C के लिए है। तो ये कॉम्बिनेशन देखिए, यही आपका फाइनल आंसर हुआ इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज। बच्चों इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों के स्ट्रक्चर बना लेते हैं बच्चों। फर्स्ट जो दे रखा है वो 2 मिथाइल पेंटटूइन, तो 2 मिथाइल पेंटटूइन बेटा ये 2 मिथाइल पेंटटूइन है बच्चों। अगर आप देखो कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, दोनों ग्रुप सेम है, तो GI शो नहीं करेगा। सेकंड ऑप्शन जो देखते हैं बेटा 4 मिथाइल पेंट-1इन, तो देखिए बच्चों 4 मिथाइल बना लेते हैं और पेंट-1इन बना लेते हैं बच्चों। तो देखिए ये पेंट-1इन है, डबल बॉन्ड 1 पर है, दोनों ग्रुप सेम है, GI शो नहीं करेगा। थर्ड जो ऑप्शन है बच्चों वो है 4 मिथाइल पेंट-2इन, 4 मिथाइल बच्चों 4 मिथाइल, तो देखिए बच्चों ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, यहाँ दोनों ग्रुप डिफरेंट है, H और ये पूरा ग्रुप डिफरेंट है बच्चों, ये वाला पूरा ग्रुप डिफरेंट है, तो ये वाला कंपाउंड GI शो करेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। फोर्थ ऑप्शन को और चेक कर लेते हैं बच्चों, 2 मिथाइल पेंट-1इन, ये है 2 मिथाइल, 2 पर बेटा मिथाइल और पेंट-1इन बोल रखा है बच्चों, ये 1इन,
यहाँ दोनों ग्रुप डिफरेंट है लेकिन यहाँ दोनों ग्रुप सेम है, तो ये GI शो नहीं करेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं बच्चों। ये जो एस्टिमेशन दे रखा है बच्चों, ये है हमारे पास केरियस मेथड से हमें ब्रोमीन का एस्टिमेशन करना है। तो जो दे रखा है उसको सबसे पहले लिख लेते हैं, वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वेट दे रखा है बच्चों, आपको ये दे रखा है 1.6 ग्राम। और यहाँ पे आपको जो वेट दे रखा है बच्चों 1.88 ग्राम जो है वेट ऑफ AgBr, 1.88 ग्राम। अब आपको इस क्वेश्चन में बच्चों ब्रोमीन का जो है वो मास परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले आपको मोलर मास पता होना चाहिए। मोलर मास ऑफ AgBr, इसका AgBr का बच्चों Ag का होता है 108, क्वेश्चन में भी दे रखा है, और 80, तो बच्चों ये आ गया 188 ग्राम। अब आप इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चों, जैसे देखिए 188 ग्राम AgBr कंटेन्स, इसमें कितना ग्राम है बच्चों, 80 ग्राम ऑफ Br, 80 ग्राम ब्रोमीन है बच्चों। तो आपने ऐसे लगा लिया तो 188 ग्राम में कितना, 80 ग्राम में, तो 1.88 ग्राम में कितना होगा, 1.88 ग्राम में AgBr कंटेन्स। तो ये आपको जो आएगा आपका ये इस तरीके से, तो ये आपके पास आएगा बच्चों 80 अपॉन 188, 1.88। तो बच्चों ये यहाँ से 100 टाइम्स कट गया, तो ये आएगा 0.8 ग्राम, 8 ग्राम। अब 0.8 ग्राम आपको पता है कि 0.8 ग्राम ये आया है, ब्रोमीन आया है इतने ग्राम में। तो वेट मास परसेंटेज निकालना है आपको बच्चों। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मास परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, मास परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन ये आएगा बच्चों 0.8 ग्राम, ये आपको दे रखा है, ओरिजिनल वेट इतना है इंटू 100, तो इससे 2 और ये यहाँ से किया बेटा ये 50, तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 50। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, बेसिक आपको जो है मोल कॉन्सेप्ट लगाना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 22। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पूछा गया है, जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की कुछ बात की गई है। तो आपको क्वेश्चन में जो गिवन है वो मैं एक बार बता दूं, आप इधर से पढ़ भी सकते हो इसको। यहाँ पे आपको दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं, CrCl3.XNS3 और दूसरा आपको दिया हुआ है CaCl2। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन भी मोलालिटी के फॉर्म में आपको दिया हुआ है, और एक हिंट और क्वेश्चन में है कि ये जो क्रोमियम जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में पाया जा रहा है, और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बच्चों वो कितना है, 6 है। तो आपको पूछा जा रहा है ये जो X लिखा हुआ है अमोनिया का नंबर कितना होगा, ये आपको बताना है। और साथ साथ एक इन्फॉर्मेशन और है कि जितना भी अमोनिया है वो सारा का सारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। क्वेश्चन में एक और बात बोली गई है कि दोनों के लिए 100% आपको अल्फा लेकर चलना है। जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या आप आयोनाइजेशन बोल लो, वो यहाँ पे अल्फा जो है वो 100% लेके यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन में। तो अगर ऐसा है तो इससे करस्पॉन्डिंग जो वेंट ऑफ फैक्टर होगी वो मुझे क्लियरली दिख जा रही है 3 होगी, और इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर मुझे क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा ना। आप क्वेश्चन अगर ध्यान से देखो तो एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है पहले वाले के लिए CrCl3.XNS3 के लिए, वो बच्चों दुगुनी दी हुई है फॉर द सेकेंड कंपाउंड डेल्टा TB फॉर CaCl2। नाउ डेल्टा TB सभी को पता है, फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू KB इंटू M। नाउ अगर सॉल्वेंट सेम है तो KB का वैल्यू जो हो जाएगा वो दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे इक्वेट कर सकते हो क्या, I इंटू मोलालिटी फॉर दिस कंपाउंड CrCl3.XNS3 is 2 times I इंटू मोलालिटी फॉर CaCl2। अब बच्चों बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है हमें वैल्यूज़। इसकी I की वैल्यू मुझे निकालनी है, मोलालिटी मुझे 0.10 दिया हुआ है, इसकी मोलालिटी जो है वो ये जो है वैल्यू वेंट ऑफ फैक्टर वो 3 है, और मोलालिटी मुझे 0.05 दी हुई है। नो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको I का वैल्यू कितना दिख रहा है, यहाँ से 3 दिख रहा है क्लियरली। नो I का वैल्यू 3 है, मतलब ये कंपाउंड जो है ये डिसोसिएशन के बाद हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस के पार्टिकल्स कितने, ये आयंस कितने देगा, वो 3 देगा ना। वो 3 कब दे सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मेंटेन करते हुए 3 कब दे सकता है, वो तभी दे सकता है जब कंपाउंड का फॉर्मूला कुछ ऐसा हो, CrNS3 5, 1 Cl अंदर, और यहाँ पे 3 Cl थे तो 2 Cl को आप बाहर कर दो।
क्या हम यही कंपाउंड तक पहुंचेंगे? आप खुद देख सकते हो, जब इसको आप तोड़ोगे तो आपको 2 Cl माइनस आयन बाहर मिल जाएंगे और इस पूरे के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। आपको टोटल 3 आयन मिल जाएंगे जो कि इस कंडीशन को बच्चों सेटिस्फाई कर दे रहे हैं। और साथ साथ क्वेश्चन में कंडीशन बोला था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 5 और 1 6 आपको दिख रहा है। 6 मेंटेन करने के लिए और अमोनिया सारा अंदर होगा, उसके लिए हम यहाँ से देखें तो अमोनिया का नंबर 5 ही होना चाहिए। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ये जो x की वैल्यू आपसे पूछी गई थी कि अमोनिया कितना होगा, तो अमोनिया 5 हो जाएगा। एंड द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 23। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि आपको आइडियल गैस के से ये सवाल पूछा गया है, या गैस स्टेट आप कह सकते हो एनसीईआरटी के करस्पॉन्डिंग। नाउ क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक स्फेरिकल बैलून की बात की गई है, और स्फेरिकल बैलून के लिए बोला जा रहा है कि 2 सिचुएशन है। एक सिचुएशन में आपको रेडियस दिया हुआ है बैलून का 3 सेंटीमीटर, और उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर जो है वो बार में आपको दिया हुआ है। सेम सिचुएशन, सेम बैलून के लिए बात की जा रही है, सेम टेम्परेचर पे एक सिचुएशन दूसरी रखी गई है जिसमें रेडियस जो है वो अब 12 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर की जगह 12 सेंटीमीटर। तो रेडियस अगर चेंज हुआ है तो प्रेशर भी चेंज होके कुछ इतना हो गया है। तो एग्जैक्टली ये कितना इनटू, मतलब ये वैल्यू अगर x मान दे तो x इंटू 10⁻⁻6 बार है, तो आपको ये बताना है कि ये प्रेशर कितना होगा। ना बच्चों यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो इंपॉर्टेंट बात आपको क्वेश्चन में पकड़नी है वो क्या है कि क्वेश्चन में बोला है टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो क्या हम प्रोसेस को आइसोथर्मल मान लें? अगर हम प्रोसेस आइसोथर्मल मान लेते हैं तो आइसोथर्मल प्रोसेस के करस्पॉन्डिंग सभी को पता है P1 V1 किसके बराबर हो जाता है? P2 V2 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है ना टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कितना है? 48 इंटू 10⁻³ है। नो वॉल्यूम कितना होगा? तो स्फेरिकल बैलून बोला है, तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करो 4/3 पाई इंटू r, r इज व्हाट? 3 सेंटीमीटर है तो 3 का क्यूब हो जाएगा बच्चों। नो P2 वो x मान लीजिए, तो x इंटू 10⁻⁻6। हम यूनिट में ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि जो प्रेशर का यूनिट यहाँ है वही हम यहाँ मान रहे हैं, जो वॉल्यूम का यूनिट यहाँ है वही वॉल्यूम का यूनिट हम यहाँ भी मानेंगे। तो हमें फाइनल कैलकुलेशन में ज़्यादा पेन नहीं होने वाला है। P2 नाउ V2 इस रेडियस के करस्पॉन्डिंग होगा, तो दैट विल बी व्हाट? 4/3 पाई r 12 का क्यूब। नाउ बच्चों यहाँ सब देख सकते हो 4/3 पाई नलीफाई हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आफ्टर कैलकुलेशन यू विल फाइंड कि x की वैल्यू यहाँ पे बच्चों 750 निकल कर आती है। सो द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 750। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 24। नाउ अगेन हम इस सवाल की बात करें तो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द सिंपल, कह सकते हो आप केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हम ये बच्चों को पढ़ाते हैं। तो पर क्लोरिक एसिड के करस्पॉन्डिंग आपसे पूछा गया है कि नंबर ऑफ ClO जो डबल बॉन्ड है Cl डबल बॉन्ड O का नंबर कितना होगा। तो बच्चों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो इस क्वेश्चन में मैं तुमसे कहूँगा, आप लोगों से कहूँगा कि ये जो पर क्लोरिक एसिड है इसका फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। तो सभी को पता होगा पर क्लोरिक एसिड इज HClO4। नो अगर एक बार फॉर्मूला पता है तो इसका स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे सभी को पता है, इट इज़ अ मोनोप्रोटिक एसिड। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा हो जाएगा HOCl डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब बच्चों अगर आपको स्ट्रक्चर इस तरह से दिख गया है तो आपको यहाँ से देखिए तो क्या पूछा है। अब सवाल के अंदर भी पढ़ सकते हैं नंबर ऑफ ClO बॉन्ड Cl डबल बॉन्ड O। तो Cl डबल कितना दिख रहा है? तो आप गिनिए यहाँ से 1 2 3, 3 दिख गए। तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3.0 कि 3 Cl डबल बॉन्ड O इस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट हैं। तो द फाइनल आंसर इज 3। नेक्स्ट मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको बच्चों दिख रहा होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पूछा गया है और फैराडेज लॉ के एप्लीकेशन पे बेस्ड सवाल है। सभी लोगों को फैराडेज फर्स्ट लॉ पता होगा, हम उसी को यूज़ करेंगे यहाँ पे और क्वेश्चन अपना हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे बच्चों आपसे पूछा गया है कि कितना टाइम लगेगा इस ClO3 माइनस के करस्पॉन्डिंग डिपोजिशन में। तो क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर 60% करंट यूटिलाइज हुआ है, करंट एफिशिएंसी कितना बोल रहा है? 60% बोल रहा है। तो पूछा जा रहा है टाइम कैलकुलेट करना है आपको आवर्स में, जो कि ज़रूरत पड़ेगी 10 ग्राम ऑफ KClO3 को डिपॉजिट करने के लिए अगर हम 2 एम्पियर करंट पास करते हैं तो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा बच्चों, आप क्वेश्चन से पढ़ भी सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे हम फैराडेज का फर्स्ट लॉ यूज करने वाले हैं। सभी को पता है फैराडेज फर्स्ट लॉ के करस्पॉन्डिंग मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? चार्ज पास थ्रू इट।
जब एग्जैक्ट रिलेशन की बात करें तो हम कुछ ऐसा पढ़ते हैं, m इज इक्वल टू जेड इंटू आई इंटू टी। जेड को अगर मैं तोड़ूं तो जेड कुछ बच्चों इस तरीके से आप पढ़ते होगे, जेड इज ई बाई 96500 इंटू आई इंटू टी। नाउ व्हाट इज ई हियर इज द इक्विवेलेंट मास। नाउ इक्विवेलेंट मास बच्चों निकालते कैसे हैं हम, तो दैट इज मोलर मास डिवाइडेड बाय द एन फैक्टर। नाउ आप इसके करस्पॉन्डिंग चेक करो कन्वर्जन, तो आप ये पाओगे कि जो n फैक्टर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, और मास डिपॉजिटेड कितना है बच्चों, 10 ग्राम इज द मास डिपॉजिटेड। अब आप इस रिलेशन को यूज करो, m यहाँ मैंने पुट कर दिया 10। ना यहाँ पे E क्या होगा, मोलर मास ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाई इट्स n फैक्टर। मोलर मास क्वेश्चन में आपको 122 दे रखा है, और n फैक्टर आप यहाँ से देख पा रहे हो कितना है, 6 है। यहाँ पे 96500। नाउ I आप क्वेश्चन में देखो 2 एम्पियर करंट बोला हुआ है। नाउ करंट 2 एम्पियर है जरूर, लेकिन करंट का कुछ एफिशिएंसी के बारे में क्वेश्चन में बात किया गया है। एंड व्हाट इज द करंट एफिशिएंसी बच्चों, तो आप देख सकते हो 60% इज द करंट एफिशिएंसी। तो इस पूरे का 60% लिया पहले तो। नेक्स्ट T यहाँ बच गया, और आपको पता है T जो है वो क्या होता है, सेकंड्स में होता है। इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं सिर्फ आपको टाइम अननोन दिखाई दे रहा होगा, तो टाइम ऑफ सेकंड में यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ना यहाँ पे जो भी वैल्यू इसको सॉल्व करने के बाद आएगी टाइम की, अब ये सेकंड में आई थी, आपको क्वेश्चन में पूछा है कि टाइम आवर में कितना होगा, तो आपको आवर में आंसर करना है। तो बच्चों ये जो भी वैल्यू यहाँ सेकंड में आ रही है, इसको आपको किससे डिवाइड करना होगा, 3600 से, क्योंकि हमें पता है ना कि अगर हम 1 घंटे की बात करते हैं तो 1 आवर में 60 मिनट्स होती है, और 60 मिनट में के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। तो ओवरऑल 1 आवर में सेकंड्स कितने हो जाएंगे, 3600। तो अब हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो जब इसको आप वैल्यू को डिवाइड करोगे तो फाइनली यू विल गेट द वैल्यू नियरली इक्वल टू 11 आवर्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर विल बी 11।